बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। यू आर वाचिंग हिस्ट्री एंड नॉलेज। माय नेम इज़ अहमद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तारीख़ बरसगीर का कुछ जायज़ा लेंगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को चीज़ें हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट के हवाले से क्लियर करने की ज़रूरत है। जो स्टूडेंट्स तो हिस्ट्री को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो किसी ना किसी हद तक इन चीज़ों से आशना होंगे, वो इन चीज़ों को जानते होंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो पीपीएससी, पीएमएस और सीएसएस के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री का पोर्शन जब आता है तो उन्हें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। वो इन चीज़ों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से रोशनास होना, इन चीज़ों से सीखना और इन्हें समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वन ऑन वन इन चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप जब भी पीपीएससी, पीएमएस या सीएसएस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको हिस्ट्री के पोर्शन में ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये बार बार नज़र आएंगी, जिसमें क्राउन, व्हाट इज़ कंपनी, कंपनी क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइसराय ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये चीज़ें जो हैं ये आपको बार बार रिपीटली आपसे डिस्कस की जाएंगी। वो पूछ लेगा, वो जब भी इस पोर्शन पे आप आएंगे हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे, तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होती चली जाएंगी। इसलिए इन चीज़ों को समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्राउन, किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ये इसका स्टेटस जो है ये क्राउन है। 17th सेंचुरी में 1600 जब ऑल इंडिया सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कायम होती है, उस वक्त जो यहाँ पे इंग्लैंड में जो क्वीन थी उनका नाम क्वीन एलिज़ाबेथ था। शी वाज हेड ऑफ स्टेट। तो क्राउन उस वक्त जब ये 1600 की बात होगी तो क्राउन का स्टेटस जो है वो किंग और क्वीन, जैसे कि हमने पहले देख लिया है, ये लिखा हुआ भी आपको नज़र आएगा कि किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड ये क्राउन है। तो इसलिए उस वक्त की क्वीन जो थी एलिज़ाबेथ, वो हेड ऑफ द स्टेट थी। इसी तरह आप नेक्स्ट आ जाएंगे 1603 में किंग जो हैं ये जेम्स सिक्स थे। जेम्स शशम जो थे ये उस वक्त हेड ऑफ द स्टेट थे। तो ये स्टेटस क्राउन का जो था ये इनके पास था। इसी तरह अगर आप 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान देखेंगे तो क्वीन विक्टोरिया, शी वाज हेड ऑफ स्टेट। और 2 डेज एलिज़ाबेथ, ये इन्हें एलिज़ाबेथ दोम भी कहा जाता है, शी इज़ हेड ऑफ द स्टेट। क्वीन और किंग का जो स्टेटस है ये यहाँ पर आपको जब भी वो पूछेगा
क्राउन के लिए ये नाम, ये स्टेटस इनका था, क्वीन का या किंग का। तो इसलिए क्राउन जब भी लिखाएगा तो हमें ये देखना है कि उस वक्त यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट कौन था, मलका बरतानिया थी या कोई बादशाह था। जैसा कि हम ये डिस्कस करके आ रहे हैं कि फर्स्ट में जब 1600 था तो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, और उसके बाद जेम्स हष्टम थे, फिर क्वीन विक्टोरिया, जब ये 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और आज क्वीन एलिज़ाबेथ दोएम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमें बार बार ये चीज़ें पूछ लेता है, वाइसराय कौन था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, वाइसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन से हम लोग आशना हैं, हम लोग किसी न किसी हवाले से उन्हें जानते हैं। लेकिन यूं ही उस दौर के गवर्नर जनरल का नाम आता है तो हमें ये मालूम नहीं होता कि गवर्नर जनरल कौन था उस वक्त। जैसा कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। तो जब ये सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश राज कायम था, गवर्नर जनरल तो तब भी मौजूद था। तो क्या वाइसराय और गवर्नर जनरल इन दोनों में कोई फ़र्क है? तो ऐसा नहीं है। सेम पर्सन, एक ही पर्सनैलिटी थी ये, और एक ही शख्सियत के दो मुख्तलिफ नाम थे। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक शख्स है, एक ही बंदा काम कर रहा है, एक ही ओहदा है, तो दो नाम क्यों? तो इसे हम डिस्कस कर देते हैं। वाइसराय, ये देखें जी, सबसे पहले हेड। यहाँ पे आप जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, हेड जो है ये डेफिनेटली क्राउन है। क्राउन जो है ये हेड ऑफ द स्टेट है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे डील करने वाली शख्सियत का नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक, दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो क्राउन नज़र आएगा आपको। यही गवर्नर जनरल जब क्राउन, मतलब क्राउन को यहाँ पे ब्रीफ करेगा हिस्ट्री, इंडियन जो यहाँ के मामलात हैं उससे ये क्राउन को ब्रीफ करेगा, या इंडिया में क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसे वाइसराय कहा जाएगा। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यही शख्सियत गवर्नर जनरल कहलाती है। और जब ये रिप्रेजेंट करेंगे क्राउन को, या ये यहाँ से ब्रीफ करेंगे क्राउन को, तो इस शख्सियत को फिर वाइसराय हिंद का नाम दिया गया। वाइसराय इज इक्वल टू गवर्नर जनरल। क्लियर? जो दूसरी चीज़ थी, जैसा कि हमने लिख दिया, व्हाट इज कंपनी। कंपनी नेम वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इज कॉल्ड व्हाट इज कंपनी। ये इसका जवाब है व्हाट इज कंपनी। जब भी पूछ लिया जाएगा या कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो आपसे कर लेता है, उस क्वेश्चन में पूरी कंपनी का डिस्कशन नहीं की जाती, कुछ चीज़ें पूरी कंपनी को डिस्कस नहीं किया जाता। ईस्ट इंडिया कंपनी वो नहीं लिखता, वो आपसे जहाँ पे भी कंपनी लिख देगा सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को जहन में रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या थी। तो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्दर इसका जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाई वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड, व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड,
Why did the East India Company fail? What other names were used for the ईस्ट इंडिया कंपनी? इन्हें हम अब डिस्कस करते हैं ताकि हमें ये समझने में मज़ीद आसानी हो सके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट अदर नेम वेयर यूज्ड फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो कॉल्ड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर्मली 1600 to 1708। I repeat it. East India Company, also called English East India Company, formerly 1600 to 1708। इसी तरह नेक्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 to 1719। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 to 1799। अगर हम ये देख लेते हैं ये कंपनियां क्या थी, ये कंपनियां क्यों बनाई गई, तो इसके लिए सिंपल सी बात कि जिस दौर की बात हम कर रहे हैं 17वीं सदी की, 17th सेंचुरी की, तो ये यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। यूरोप जो है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चला रहा था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ईस्ट इंडिया मतलब मशरकी हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये इंग्लैंड के लोग ही आए थे या अंग्रेज़ ही आए थे, ऐसा नहीं था। फ्रेंच आए थे, इनके साथ डच जो नेदरलैंड, और इसी के साथ पुर्तगालीस आए थे। लेकिन ये बकाया जो लोग थे ये यहाँ से फ्लॉप होके निकलते चले गए, जबकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर कामयाब होने की में, यहाँ पर सरवाइव करने में कामयाब हुई, यहाँ पर कामयाब हुई, और यहाँ पे उसने फिर हुकूमत कायम करने तक और हुकूमत के बाद पार्टीशन तक अपने पंजे जो हैं ये गाड़े रखे। What was the East India Company? The East India Company was English company formed for the explanation of trade with East and South Asia and India. Incorporated by Royal Chartered on December 31, 1600. It was started as monopolistic trading body so that England could participate in the East Indian spice trade. It also traded cotton, silk, tea, and transport slaves. It became involved in politics and acted as an agent of British imperialism in India from the early 18th century to the mid 19th century. From the late 18th century, it gradually lost both commercial and political control. In 1873, it ceased to exist as a legal entity. लीगल एंटिटी के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया। ये कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड हमने समझने की कोशिश की कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात अब हो रही है क्योंकि हमारा मेन फोकस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। दीगर जो कंपनीज़ का जिक्र हमने किया वो जस्ट समझने के लिए था कि इसके अलावा कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से काम करती रही हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दिसंबर 31, 1600 में कायम की गई। ये क्योंकि हुकूमत बरतानिया के चार्टर्ड से काम कर रही थी, तो लिहाजा ये किसी और कंपनी के साथ या किसी और मुल्क के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकती थी। हुकूमत बरतानिया इन्हें शेल्टर भी कर रही थी, इन्हें प्रोटेक्ट भी कर रही थी, इन्हें प्रमोट भी कर रही थी। लिहाजा ये इनडायरेक्ट हुकूमत ही के नुमाइंदगान थे।
डायरेक्ट नहीं, फिर से सुन लीजिए, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हुकूमत यहाँ पे नहीं आई थी। ये ताजर कम्युनिटी पर मुश्तमिल एक कंपनी कायम की गई जिसका मकसद ट्रेडिंग करना था। हुकूमत इन्हें प्रोटेक्ट करती थी, प्रमोट करती थी, इन्हें यहाँ पे फैसिलिटेट करती थी, लिहाजा ये हुकूमत का चार्टर्ड रखते थे, इसलिए ये इनडायरेक्ट हुकूमत के नुमाइंदगान थे, डायरेक्ट हुकूमत के नुमाइंदगान नहीं थे। ये यहाँ पर स्पाइस के लिए, कॉटन, सिल्क, टी, ट्रांसपोर्ट, ये इन चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त की गर्ज से यहाँ आए थे। ये इनकी ट्रेडिंग के सिलसिले में आए थे, क्योंकि बरतानिया यूरोप में है और यूरोपीय यूनियन उस वक्त जो है, ये यूरोप जो है, ये उस वक्त आप देख लें कि यहाँ पे सनतें लगाई जा रही थी। यहाँ पर संतों का दौर था और इसलिए फिर इन्हें अब दुनिया भर में काम करने के लिए, कारोबार को फैलाने के लिए मंडियां दरकार थीं, मार्केट्स दरकार थीं। तो डेफिनेटली बरसगीर से बड़ी मार्केट पूरी दुनिया में नहीं थी। लिहाजा इन सब का इंग्लैंड, पुर्तगालीज, डच, फ्रांसीसी, ये सब के सब यहाँ पे फोकस सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट बड़ी है, लिहाजा वो इस मार्केट को अपनी मार्केट बनाना चाहते थे, इसलिए ये सब के सब यहाँ पे आए। दूसरे लोग यहाँ पर कामयाब नहीं हो सके, लेकिन ये इंग्लैंड जो है ये यहाँ पर कामयाब हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अब इनको डेफिनेटली बड़ी मार्केट्स तक एक्सेस चाहिए थी, तो ये सब के सब यहाँ पर इंडिया में एक्सेस के लिए आए, ताकि यहाँ से दो चीज़ें यहाँ से उन्होंने अडॉप्ट करना थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जो यहाँ पर था, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही थी, लिहाजा हमारे यहाँ अभी तक मैन पावर से या हैंडमेड काम हो रहा था, लिहाजा हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की इतनी वैल्यू नहीं थी। और दूसरा, उन्हें यहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल लेना था, और दूसरा यहाँ पे फिर वही रॉ मटेरियल को उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाने के बाद यहाँ पर सेल आउट करना था, लिहाजा उन्हें यहाँ पे एक बड़ी मार्केट दरकार थी, इसलिए ये सब के सब लोग यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग कंपनियाँ आबाद की, ट्रेडिंग कंपनियों का आगाज़ किया। लिहाजा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ताजर बरादरी या आपकी बिजनेस कम्युनिटी नहीं कर सकती थी, लिहाजा अब इन्हें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यहाँ पर शेल्टर की ज़रूरत थी। तो ये चार्टर्ड जो था, ये रॉयल चार्टर्ड के ज़रिए यहाँ पे आए थे, लिहाजा ये इनडायरेक्ट बरतानवी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे। Why was the East India Company established? The East India Company was initially created in 1600 to serve as a trading body for England, specifically to participate in the East India spice trade. It later had such items as cotton, silk, tea, and etc. The company eventually became involved in politics and acted as an agent of British imperialism in India from the early 1700s to the mid 1800s। 18th सेंचुरी के स्टार्ट से और 19th सेंचुरी के मिड तक ये यहाँ पर अपनी सियासत में इन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। हमारे यहाँ उस वक्त मुग़ल एम्पायर का जो था ये डाउनफॉल था, लिहाजा दीगर इलाक़ों में मुग़ल एम्पायर जो थी ये दिल्ली से इर्द गिर्द तक तो कायम थी, लेकिन बाकायदा दूर दराज इलाक़ों में ये अपनी ग्रिप
मजबूत नहीं रख सके थे। लिहाजा इस सब से इन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी के जो नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने अब यहाँ पे पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की कोशिश की, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट शो किया। लिहाजा अब ये हुकूमत बरतानिया की बाकायदा नुमाइंदगी करने लगे यहाँ पे। When was the East India Company founded? The East India Company was incorporated by Royal Chartered on December 31, 1600. It was an English company formed for the explanation of trade with East and South Asia and India. ये कंपनी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कारोबार की गर्ज से कायम की गई थी। यहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीदना इनकी पहला हदफ था, और सेकंड जो इनका टारगेट था वो ये था कि वो चीज़ों को ला के यहाँ पे सेल आउट करके यहाँ से ज़र मुबादला कमा सकें। अदरवाइज़ उनका यहाँ पर हुकूमत बनाने का या हुकूमत में इन्वॉल्व होने का या यहाँ पे कब्ज़ा करने का अभी तक कोई प्लान नहीं था। ये प्लान 18th सेंचुरी 1700 के स्टार्ट और 1800 के मिड में, मतलब 18th सेंचुरी के स्टार्ट में और 19th सेंचुरी के मिड तक जब उन्होंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर मुग़ल एम्पायर जो है ये कमज़ोर हो रही है, इनकी ग्रिप अब वैसे नहीं रही जैसे इनकी ग्रिप पहले थी, तो लिहाजा अब इन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बिल्ड करना शुरू किया और यहाँ पे बाकायदा हुकूमत बनाने की ये ख्वाब देखने लगे। अर्ली अगर इसे आप डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये हरगिज़ यहाँ पे कब्ज़ा करने या इक़्तिदार संभालने की गर्ज से नहीं आए थे। Why did the East India Company fail? A number of things contribute to the end of the East India Company. It acquired control of Bengal on the Indian subcontinent in 1757, and as the company was an agent of British imperialism, its shareholders were able to influence British policy there. This eventually led to government innovation. The Regulation Act 1773 and the Indian Act 1784 established government control of the political policy. The company's commercial monopoly was broken in 1813, and from 1834 it was merely an managing agency for the British government of India. It lost that role after the Indian Monarchy 1857. In 1873 to case to exist a legal entity. कंपनी यहाँ पर कायम हुई, हुकूमत बरतानिया की नुमाइंदगी से कायम हुई, उसने चार्टर दिया। लिहाजा क्राउन जो था इसने इन्हें यहाँ पर इनके साथ पहला एग्रीमेंट क्राउन या क्वीन जो स्टेटस क्राउन था, क्राउन जो है ये यहाँ पर इनके साथ एग्रीमेंट करते हैं और इन्हें चार्टर्ड दे के यहाँ पे भेज देते हैं, यहाँ पे इन्हें शेल्टर दिया जाता है। अब ये यहाँ पे आके अगर आप ये मैप को गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जहाँ पे ये मेरा एरो नज़र आपको आएगा, यहाँ पे बम्बई, ये दूसरी साइड पे अगर आप देखेंगे तो मद्रास, और यहाँ पे बंगाल। ये इन 3 इलाकों में देखें, 1, 2 और ये 3 इलाके जो थे इंडिया के, ये इन पे बाकायदा काबिज हो जाते हैं, ये कब्ज़ा कर लेते हैं। अब इन्हें ये प्रेसिडेंसी टाउन बना देते हैं। ये इलाके अब जो बम्बई, मद्रास और बंगाल है, ये अब निकल जाता है मुग़ल एम्पायर के हाथ से। तो अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इन तीनों इलाकों को कंट्रोल करने के लिए ये गवर्नर्स को नाफिज कर देते हैं।
ये अपना अपना गवर्नर बना देते हैं यहाँ पे। मतलब बम्बई का गवर्नर अलग, मद्रास और बंगाल का अलग अलग। अब इन्हें ये इस एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करते हैं और बंगाल को इसका हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का ओहदा देते हैं ये, कि ये दोनों गवर्नर, बम्बई और मद्रास का जो गवर्नर है ये किसके अंडर काम करेगा? बंगाल के गवर्नर के अंडर। तो ये बंगाल का गवर्नर जो है ये गवर्नर जनरल होगा। इस तरह ये लोग यहाँ पर काबिज हुए। जब इन 3 इलाकों पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया और ये इनका ये गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं बंगाल में, इनका गवर्नर जनरल जो था ये यहाँ पर प्रेसिडेंसी जो इन्होंने टाउन कायम किए थे वो इतने मजबूत हुए कि इन्होंने अब यहाँ पे प्लान करना शुरू किया कि किस तरह पूरे के पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है इस पे काबिज हुआ जा सकता है। तो लिहाजा अब ये 1773 के बाद यहाँ पर पूरी की पूरी मुग़ल एम्पायर को ख़त्म करने की कोशिशों में लगते हैं और 1857 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ये यहाँ पर काबिज़ हो जाते हैं और डायरेक्ट ये कंपनी की जो मालियत थी, मलकियत थी, वो हुकूमत बरतानिया के अंडर चली जाती है और अब यहाँ से कंपनी का रोल ख़त्म होता है और ब्रिटिश एम्पायर का रोल शुरू होता है। अगर इसको हम कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं तो क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने ब्रिटिश को यहाँ पर मजबूत करने की मदद की? तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा गुड मैनेजमेंट। उनकी मैनेजमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वो एक अच्छे तरीके से वो यहाँ पे मैनेज कर रहे थे चीज़ों को, लिहाजा वो थोड़े ही अरसे में यहाँ पे कंट्रोल संभालने में कामयाब हुए। देन डिसीजन मेकिंग, फौरी और ज़रूरत के मुताबिक जो उन्होंने डिसीजंस लिए वो उनके हक में गए और उन्होंने उससे फिर यहाँ से बहुत कुछ गेन किया और यहाँ पे 90 साल हुकूमत करने में वो कामयाब हुए। उनकी कामयाबी की तीसरी वजह जो थी वो रूल ऑफ लॉज था। उन्होंने जो कवानीन उनको हुकूमत बरतानिया ने बना के यहाँ पे भेजा था, उन्होंने यहाँ पे अपना स्टेटस इंजॉय करने के साथ साथ, इक़्तिदार और इख्तियार रखने के साथ साथ, उन अपने रूल ऑफ लॉ से वो मुनहरिफ नहीं हुए, उसको उन्होंने ख़त्म करने की या उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। देन था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अगर आप गौर से देखें तो ये 3 गवर्नर्स जो थे, बम्बई, मद्रास और बंगाल के, स्टेटस वाइज तो ये बराबर थे, लेकिन जब उन्होंने इसे सेंट्रलाइज किया इस प्रेसिडेंसी स्टोन्स को, तो उन्होंने फिर एक को पावर ज़्यादा दी। बंगाल का जो गवर्नर था उसे उन्होंने पावर ज़्यादा दी, इन पावर किया और उसे उसने गवर्नर जनरल का नाम दिया। तो दूसरे 2 गवर्नर्स जो थे वो उसके नीचे काम करते हुए बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे थे कि यहाँ हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है जी कि इसका और मेरा स्टेटस एक है लेकिन मैं इसके सामने जवाबदेही क्यों करूँ। लेकिन उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को अप्लाई करके यहाँ पे हिकमत अमली के साथ मजबूत हुकूमत कायम करने में किरदार अदा किया। देन था कमांड एंड कंट्रोल। कमांड एंड कंट्रोल यहाँ पे, अब कमांड एंड कंट्रोल जब डिस्ट्रीब्यूशन पावर के बाद एक शख्सियत को गई, गवर्नर जनरल के पास पावर गई, वो अब डायरेक्ट क्राउन को, क्वीन या किंग को वो जवाब दे रहा था। लिहाजा कमांड एंड कंट्रोल ऊपर से जो इसने सब को मामलात को हैंडल कर रही थी वो क्वीन या किंग थे, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ बरतानिया। और उनकी जो कामयाबी की आखिरी वजह थी वो गुड गवर्नेंस थी, कि यहाँ पे मुग़ल्स एम्पायर के दौर में, लेटर मुग़ल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सी खामियां नज़र आना शुरू होंगी। इन खामियों पे इन्होंने कंट्रोल किया और यहाँ पे मैन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश की, लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश की, लिहाजा गुड गवर्नेंस की वजह से वो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। ये फर्दर आप अगर देख लें तो वन ऑन वन आपके साथ ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी
कि क्राउन मतलब क्राउन हेड ऑफ द स्टेट, इसके अंडर काम कर रही है पार्लियामेंट। हालांकि बरतानिया में पार्लियामेंट जो है ये ज़्यादा मजबूत है क्वीन या किंग के, लेकिन लेकिन पार्लियामेंट बाइख्तियार है। लेकिन यहाँ इंडिया में जब वो सब कॉन्टिनेंट में वो रोल कर रहे थे तो ये कैबिनेट से, पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट, और कैबिनेट का एक मेंबर जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हमारे यहाँ मिनिस्टर कहा जाता है, वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। मुख्तलिफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे, लेकिन हमारा जो मतमय नज़र है वो मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स, मतलब मिनिस्टर, वज़ीर को वहाँ पे सेक्रेटरी कहा जाता है। मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स ये यहाँ पे काम कर रहा था। ये यहाँ से सारी डायरेक्शन जो है वाइसराय इंडिया को देता था, और वो गवर्नर जनरल की हैसियत से इन सब को अप्लाई कर देता था। यहाँ पे इंडिया में हेड कर रहा था गवर्नर जनरल। यही गवर्नर जनरल जब वज़ीर अमूर हिंद को जवाबदेही के लिए जाता था या उनकी नुमाइंदगी यहाँ पे करता था, तो वाइसराय ऑफ इंडिया, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, इंडियन अफेयर्स को डील करने वाला मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट के सामने जवाब देता, कैबिनेट जो है वो पार्लियामेंट को जवाब देती थी, और पार्लियामेंट फिर क्राउन को, किंग या क्वीन को जवाब देती थी। ये जो इनकी चैनलाइजेशन है यही हकीकत में बरतानिया की तरक्की का राज है। आज भी अगर आप ब्रिटिश को स्टडी करेंगे, देख लें उनके इर्द गिर्द, तो आपको नज़र आएगा वो थ्रू प्रॉपर चैनल काम कर रहे हैं। वो कभी भी एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करते। लिहाजा यो ये जो इन्होंने कमांड एंड कंट्रोल का जो इन्होंने कुलिया अप्लाई किया है, ये इसको लागू करते हैं। क्राउन जो है ये पार्लियामेंट को हर चीज़ की इजाज़त दे रखी है इनके आइन ने, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट से जब भी क्राउन जो है ये चाहे जवाबदेही ले सकता है। पार्लियामेंट इसी तरह कैबिनेट जो है पार्लियामेंट के जवाबदेह है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये कोई भी वज़ीर जो उनका आज भी है, वो मुख्तलिफ वज़रा जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो कैबिनेट के सामने जवाबदेही के लिए तैयार है। लिहाजा ये कमांड एंड कंट्रोल का जो सिस्टम है यही उनकी तरक्की की वजह है। तो ये जो डिस्कशन थी इसमें ये 5 क्वेश्चन हमने सामने रखे थे। सबसे पहले क्राउन, उम्मीद है आप क्राउन को समझने में आपको आसानी होगी। हेड ऑफ द स्टेट ऑफ बरतानिया, क्वीन या किंग जो है ये क्राउन। व्हाट इज़ कंपनी, कंपनी का नाम जब जब आपसे लिया जाएगा यहाँ पे, तो कंपनी नेम इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, वाइसराय ऑफ इंडिया, जब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता था वो शख्स, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो रिप्रेजेंट करते थे अगर बादशाह को या मलका को, तो वो यहाँ पे वाइसराय की हैसियत से रिप्रेजेंट करते थे। और जब वो यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट काम करते थे तो उनका स्टेटस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आएगा। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अहमद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।